नमस्कार। जय विज्ञान, जय संविधान, जय किसान। आज एक सामाजिक मुद्दे पर हम बातचीत करने के लिए वरिष्ठ समाज सेवी श्री केदारनाथ सचान जी हैं। आज 26 जून 1874 को छत्रपति साहू जी महाराज की जयंती के उपलक्ष्य में हम आज जानना चाहते हैं, बाबूजी, छत्रपति साहू जी महाराज का क्या योगदान है हमारे समाज के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद वर्मा जी। और यही सवाल होता है कि किसी महापुरुष का समाज के प्रति क्या योगदान है और अपने क्रियाकलाप से समाज को कितना बदल पाए। साहू जी महाराज का जीवन या तारीख या जन्म या स्थान उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना महत्वपूर्ण ये है कि साहू जी ने राजा होते हुए भी जनता के लिए भागीदारी सुनिश्चित करी। जब पहले राजघरानों में राजाओं के चाटुकार सब पेशवा होते थे, सब ब्राह्मण होते थे और कहीं ओबीसी एससी एसटी को तो उनके यहाँ जगह ही नहीं मिलती थी। साहू जी महाराज को भी आपकी जानकारी होगी, समाज को जानकारी होगी, साहू जी महाराज की भी शिक्षा दीक्षा इंग्लैंड में हुई थी। और जब इंग्लैंड से लौटे, बाबा साहब से उनका संपर्क हुआ, जब उन्होंने डिबेट करी बाबा साहब से, बाबा साहब साहू जी महाराज को अपना गुरु मानते थे, अपना बड़ा भाई मानते थे और इनसे वो 17 साल बड़े थे बाबा साहब से। तो जब उन्होंने प्रेरित किया तो ये इंग्लैंड पढ़ने गए, फिर उनकी सारी पढ़ाई लिखाई हुई और उनके पढ़ाई लिखाई के सारे खर्चे में साहू जी महाराज ने बड़ी मदद की। और इनके रिश्तेदार गायकवाड़ साहब थे, बड़ौदा नरेश, उन्होंने भी कुछ छात्रवृत्तियाँ दी इनको और अपने यहाँ बड़ौदा स्टेट में इनको बाद में नौकरी भी दी। तो सबसे जो बड़ी बात है साहू जी महाराज के लिए जीवन की जो सबसे बड़ी बात है कि जब इंग्लैंड गए तो वहाँ जो उन्होंने लोकतंत्र देखा, जो समानता देखी कि जनता की भी भागीदारी होनी चाहिए राज प्रशासन में, तो उन्होंने अपने यहाँ एक फरमान जारी किया कि समस्त जातियों को हमारे राज सत्ता में शामिल होने का अधिकार है। और सवर्णों के साथ साथ जो अपने को बड़ा पेशवा समझते हैं, जो सवर्ण समझते हैं, उनके साथ जिनकी आवाज़ हम तक नहीं पहुँच पाती, गरीब गुरबे पिछड़े दलित शोषित, उनको भी हमारे यहाँ उनको नौकरी दी जाए ताकि उनकी बात जो सुन सकें, समझ सकें और उनके लिए भी योजनाएं बना सकें। तो साहू जी का सबसे बड़ा योगदान ये है कि राजा होने के बाद ये आपके समाज का भी गौरव है कि किसी राजा ने ऐसा कभी नहीं सोचा। वो अलग दान करते थे, ठीक है, कभी कुछ हो गया तो सर्फियाँ बांट दी, कभी कम्बल बांट दिए, कभी कुछ दे दिए, लेकिन समग्र समाज के लिए ऐसा चिंतनशील राजा अकेला साहू जी महाराज हुआ है। जी, तो बाबूजी ये बताएं कि भारत देश में लोकतांत्रिक देश है, सबसे बड़ा पूरे विश्व में लोकतांत्रिक देश में आरक्षण की परिकल्पना साहू जी महाराज के द्वारा क्या सोच करके की गई कि इसका क्या मतलब स्तर हो सकता है आरक्षण के लिए, उसके बारे में थोड़ा विस्तृत बताएं। बाबा साहब के और इनके संपर्क में जब साहू जी ने देखा कि राज सत्ता तक गरीबों की आवाज़ ही नहीं जाती है, राजा निरंकुश होकर अपना टैक्स और सरकार चलाता रहता है, तो उन्होंने पहली बार ये सोचा कि इनको जबरदस्ती इनको भी शामिल किया जाए। इसके लिए उन्होंने एक आरक्षण जैसी मुहिम चलाई कि अब हमारे राज्य में 50% वो जातियां रहेंगी नौकरी में जो अभी तक वंचित हैं। तो एक तरह से आरक्षण शब्द न दिया हो, भागीदारी दी हो, हिस्सेदारी दी हो, लेकिन उसका कंसेप्ट साहू जी महाराज का दिया हुआ है। जी जी बाबूजी, आजकल चर्चा होती है कि इस आरक्षण को खत्म कर दिया जाए या उस समय की सरकारें यह चाहती थी 10-10 साल के लिए इसको बढ़ाया जाए, लेकिन आज ऐसी स्थिति है, बीच बीच में सुप्रीम कोर्ट के भी द्वारा ये कहा गया कि आरक्षण की मॉनिटरिंग करके ये बता दिया जाए कि रूट लेवल तक इसका लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ऐसी जो वर्तमान परिस्थितियों की सरकार है उसका क्या आगे मतलब क्यों इसको खत्म करने के लिए लगी हुई है? जो कौमें सत्ता पर हमेशा काबिज रही आज़ादी के बाद, एक और इतिहास की जानकारी मैं आपको दे दूँ। आज़ादी से पहले ब्राह्मण कभी सत्ता पे नहीं रहा, कभी क्षत्रिय सत्ता पे नहीं रहा। क्षत्रिय वो रहे जो सब कुषाण, जो सब बौद्धकालीन क्षत्रिय थे, जो बौद्धकालीन बुद्ध युग के लोग थे, वो चाहे अशोका हो, चाहे चंद्रगुप्त मौर्य हो, चाहे कनिष्क हो, चाहे कुषाण हो, जो भी लोग हैं, ये सब उन्हीं के शासन रहे। और उनके शासन के बाद जब उनका पराभव हुआ और यहाँ के ही ब्राह्मणों ने उनका पराभव किया, उनके बौद्ध स्थलों को दफन कर दिया, उनके बौद्धों को मारने के लिए लोगों ने इनाम देना शुरू कर दिया कि एक बौद्ध के सर पे 1000 रुपये दी जाएगी। यहाँ तक इनका षड्यंत्र चला कि जब बौद्ध यहाँ से कम हुए तो बौद्ध को ही बुद्धू शब्द दे दिया गया। एक ये भी बड़ी भाषा विचित्र है, जो बौद्ध है वही बुद्धू है, जब उसको बुद्धिमान होना था। जब बुद्ध ने कहा कि यही ज्ञान है, तो
उनको रिजर्वेशन का वो लोग विरोध करेंगे जो सत्ता में काबिज है, जो नहीं चाहते ये लोग हमारे बराबर उठ के आवे। और जहाँ जहाँ भी है, अगर न्यायपालिका है वो भी वही काम करेगी, मिनिस्टर है वो भी वही करेंगे। तो एक बड़ा समूह है तुम्हारे खिलाफ जो तुम्हें सत्ता पे नहीं आने देना चाहता, वो तमाम बहानों से इसके खत्म करने की बात करेगा। तो ये होगा, ये सडन चलेगा, लेकिन इसमें अब विजय इसलिए मिलेगी कि अब लोग समझना सोचना शुरू कर दिए हैं कि हमें हिस्सेदारी चाहिए। और मैं एक और बात बताऊं, जब आदमी आज़ाद समाज में रहता है, आज़ादी की लड़ाई वही लोग लड़े जो इंग्लैंड पढ़ने गए थे, सारे के सारे, चाहे वो सरदार पटेल जी हों, चाहे गांधी जी हों, चाहे नेहरू जी हों, चाहे MC चाकला जी हों, जो भी लोग गए थे, हिंदू मुसलमान, चाहे जिन्ना भी हो, जब इंग्लैंड गए वहाँ देखा यहाँ तो यार समानता है, यहाँ तो एक बेंच है, एक रेस्टोरेंट है, एक तरह सबका व्यवहार है। तब उन भारत ने देखा कि यहाँ तो एक ऐसी बड़ी आबादी जिसको बोलने का ही अधिकार नहीं, छूने का अधिकार नहीं, करने का अधिकार नहीं है। इन लोगों ने सामाजिक न्याय की बात सोची। ये शुरुआत बसाऊ जी महाराज की है। बाबूजी, अभी सरकार के द्वारा जातिगत जनगणना को लागू करने के लिए इसका असर क्या पड़ेगा आरक्षण पर? ये देश को बदल देगा। और जो आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं उनके दिमाग में एक नया कंसेप्ट इन लोगों ने दे दिया कि जात गिन दो, जितनी हमारी उतने मुझे हिस्सा दे दो। अब आरक्षण की बातें खत्म हो जाएगी कि तुम हमें कुछ मत दो, हमारा हिस्सा में दे दो। तो इससे बड़ा बदलाव होगा, ये शासन सत्ता हिल जाएगी। अभी ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा था कि जिस दिन जातीय जनगणना हो जाएगी सवर्णों को अपना अलग देश बनाना पड़ेगा। तो आदमी जग रहा है, उसकी गिनती कर दीजिए कि आप अभी समझना हम अकेले, कोई हमारे साथ नहीं है। तो जब उसकी जात जनगणना हो जाएगी तो उसको घमंड हो जाएगा कि यार इतना हमारा हिस्सा होता है, नौकरियों भी होता है, जमीनों पे होता है, फैक्ट्री, सब जगह